नमस्कार भाइयों। हमने पिछली वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 1 बताया और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 2 ले रहे हैं। जिन भाइयों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए बता दें कि अभी जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं तो सभी कंपटीशन में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं, इसीलिए हम स्टैटिक जीके को करा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए। तो आज हम स्टैटिक जीके पार्ट 2 करा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं, देखिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं एशियाई खेलों की। एशियाई खेल, अब नाम से पता चल रहा है कि इन देश खेलों में एशियाई देश ही हिस्सा लेते हैं। पहली चीज, इनका जो आदर्श वाक्य है, ध्येय बोलते हैं जिसे हम, ध्येय या मोटो एवर ऑनवर्ड है। एवर ऑनवर्ड का मतलब सदैव आगे। तो इनका ध्येय क्या है? एवर ऑनवर्ड यानी सदैव आगे। अब एक बात और याद रखना है कि ये जो शब्द दिया था एवर ऑनवर्ड, ये किसने दिया? गुरुदत्त सोंधी ने दिया। पूछा जा सकता है एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य किसकी देन है? तो गुरुदत्त सोंधी की देन है। ठीक है। दूसरी बात, इन खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? सूर्य है। इसमें क्या होता है कि लाल रंग का सूर्य दिखाया गया है, उसके बीच में एक सफेद जो है सर्किल दिखाया गया है और सूर्य की 16 किरणें दिखाई गई हैं। तो एशियाई खेलों में जो मेडल मिलता है उसमें भी बीच में वो सूर्य बना होता है और उसके ऊपर एवर ऑनवर्ड लिखा होता है। ठीक है। दूसरी बात भाई, इस खेलों में 45 देश हिस्सा ले रहे हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में देखें तो पिछले 3-4 गेम्स में लगातार हर बार 45, उससे पहले एक बार 44-43 भी रहे हैं। तो अभी लगभग पूछा जाए कि भाई एशियाई खेलों में कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 45 देश ले रहे हैं। एशिया के सारे देश लेते हैं इसमें, ये तो क्लियर ही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देखिए। एशियाई खेलों की बात करें तो इनको शुरू करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जेएल नेहरू को जाता है कि जेएल नेहरू ने इनके लिए बहुत प्रयास किए और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से ही पहले जो एशियाई खेल थे, पहले एशियाई खेल 1951 में हुए और कहां पर हुए? दिल्ली में हुए। ठीक है। पहले एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में हुए। फिर नौवे एशियाई खेल 1982 में भी दिल्ली में हुए। तो 1951 में दिल्ली में हुए, 1982 में 1982 में नौवे एशियाई खेल ये भी दिल्ली में हुए। 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हो चुका भाई, पहले 1951 के और नौवे एशियाई खेल। ठीक है। ये खेल हर 4 साल बाद होते हैं, सभी जानते हैं। इस बार के अगर बात करें 2022 के, वो हांगझाऊ में होने थे, लेकिन क्या है कि 2023 में आयोजित होंगे। चीन में अभी वो कंडीशन नहीं है कि जहां पर इतने बड़े खेलों का आयोजन किया जा सके, तो इसलिए 2023 के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया। सब कुछ ठीक रहा तो ये 2023 में आयोजित होंगे। और ये कौन से नंबर के होंगे? 19वें होंगे। 20वें एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होंगे। 21वें 2030 दोहा कतर में होंगे और 22वें 2034 रियाद सऊदी अरब में घोषित हो चुके हैं भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, ओके। तो पहले और नौवे भारत में हुए। आगामी एशियाई खेलों के बारे में आपके सामने आ चुका है। ठीक है। तो एशियाई खेलों में अगर बात करें कि एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, ओवरऑल कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ रहा, तो याद रखिए एशियाई खेलों में ओवरऑल चाइना सबसे ऊपर है। अभी तक 18 एशियाई खेलों का औसत निकाले तो ओवरऑल पदकों के मामले में भारत का नंबर है 5वां भी। हालांकि जो पिछले थे उनमें टोटल 8वां नंबर था, लेकिन ओवरऑल में हम 5वें नंबर पर हैं। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अब एशियाई खेलों के बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे खेल है कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं इन्हें। कॉमनवेल्थ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, पहले इनके बारे में देखते हैं। इनका मोटो जैसा उसका था, एवर ऑनवर्ड, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, डेस्टिनी। मानवता, समानता और नियति। नियति यानी भाग्य, डेस्टिनी भाग्य या नियति बोलते हैं। तो मानवता, समानता सभी जानते हैं। नियति की लिख देता हूं मैं, डेस्टिनी का मतलब नियति यानी कि भाग्य। ठीक है। तो मोटो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। डेविड डिक्सन अवार्ड याद से सुनिए। अभी ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इसके जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है। भाई मान लिया कॉमनवेल्थ देशों खेलों में 72 देशों ने हिस्सा लिया। अब 72 देश के सभी खिलाड़ियों में जो सर्वश्रेष्ठ चुना गया उसको डेविड डिक्सन अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो थे, ये कॉमनवेल्थ फेडरेशन के कभी हेड रहे थे,
17 वर्ष तक ये हेड रहे डेविड डिक्सन। उनके नाम पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया जाता है, डेविड डिक्सन अवार्ड दिया जाता है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डेविड डिक्सन अवार्ड किस खेल से संबंधित है, तो कॉमनवेल्थ खेलों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें 72 देश हिस्सा लेते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि एक सिंपल सा हो जाता, हम इन सबको जानते हैं लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कई बार, और एग्जामिनर वहीं से सवाल निकाल लाता है। एशियाई में 45 देश थे, इसमें 72 देश लगभग। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई मान लिया इस बार 72 की जगह 71 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी, तो उसमें जरूर ध्यान रखना है। तो 72 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और 23वें जो होंगे 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगले भी बता दिया हमने कि 23वें जो होंगे 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो पता चल गया, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी। ठीक, डेविड डिक्सन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है कॉमनवेल्थ में। 72 देश हिस्सा लेते हैं। अब आइए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए, और जो शहर था उसका नाम था हैमिल्टन, और ये कहाँ का शहर था, कनाडा का। हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में पड़ता है, हैमिल्टन में कनाडा में आयोजित हुए 1930 में। अभी जो बात चल रही है कि 2030 के यानी ठीक 100 साल बाद हो सकता है यहीं पर कराए जाए, बात चल रही है, अभी डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद बन रही है, ज़्यादा चांस है कि हैमिल्टन कनाडा को ही ये सौंप दिया जाए, क्योंकि जहाँ पर पहले हुए 100 साल बाद फिर वहीं पर कराए जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए पहली बार, ये भी 4-4 साल के बाद होते हैं। 1930 में ही फुटबॉल का विश्व कप हुआ था। फुटबॉल विश्व कप के नेक टू नेक चल रहे हैं ये। 1942 में और 1946 में इन खेलों का आयोजन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये खेल नहीं हुए थे। भारत की बात करें तो एक बार 19वें खेल हुए थे 2010 में, दिल्ली में 19वें हुए थे ये। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है? ओके। दूसरी बात, भारत के लिहाज से बात करें तो भारत ने अब तक इन खेलों में टोटल 503 पदक जीते हैं, कुल गोल्ड मिलाकर, सिल्वर मिलाकर, ब्रॉन्ज मिलाकर 503 पदक जीत चुके हैं। और भारत के राशिद अनवर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनमें पदक जीता। राशिद अनवर पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है। डेविड डिक्सन अवार्ड जैसा मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, तो भारत की तरफ से एक बार समरेश जंग को डेविड डिक्सन अवार्ड मिल चुका है। समरेश जंग भारत के निशानेबाज रहे हैं, शूटर रहे हैं, और इनको डेविड डिक्सन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, निशानेबाजी में के खिलाड़ी थे समरेश जंग, जिनको डेविड डिक्सन अवार्ड मिल चुका। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सिर्फ एक ही भारतीय चुने गए अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े भैया। तो ये हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो सब चर्चा में था ही था। 2022 में कहाँ हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का खाका था। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें भैया एक एक पॉइंट को सुनकर ध्यान से सुनना है। ओलंपिक खेलों को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने, कल की वीडियो में क्रिकेट विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप, हॉकी विश्व कप के बारे में बताया, और भी इधर उधर से कई सारी चीज़ें बताई। तो हम खेलों को लेकर चल रहे हैं। एक वीडियो हो चुकी है, दूसरी आज की वीडियो है। अभी भी खेलों में रह जाएगा, उसको भी आगे की वीडियो में लाएंगे, हम देख रहे हैं जैसा भी वो रहेगा। अभी हमें ओलंपिक खेलों पर ध्यान देना है। ओलंपिक खेलों को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी। ओलंपिक खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेल दो हैं, एक प्राचीन ओलंपिक, एक आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक जो हुआ करते थे राजाओं महाराजाओं के टाइम में हुआ करते थे, ईसा मसीह से 600 साल पहले भी ये खेल चलते थे। उस समय ओलंपिया पर देवी के मंदिर में सम्मान में वहाँ पर भी खेलों का आयोजन होता था। तो उस समय खेल कैसे हुआ करते थे? मल्ल युद्ध होते थे, तीरंदाजी, तलवारबाजी, इस तरह के खेल होते थे। कहा जाता है कि उस समय भी ये खेल इतने पॉपुलर थे कि बहुत सारे देश जो आपस में युद्धग्रस्त हैं वो युद्धों को रोक देते थे इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो उस समय भी बहुत पॉपुलर थे। फिर ये खेल समाप्त हो गए। जब ये खेल समाप्त हो गए तो लगभग पता चला जी 2200 साल तक इन खेलों का आयोजन नहीं हो रहा है इतने दिनों तक। तो फिर दोबारा से शुरुआत उठी कि इनको दोबारा शुरू किया जाए।
इनको शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। ओलंपिक खेलों का जनक किसे मानते हैं? पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इन्होंने प्रयास किए कि भाई जैसे पहले ओलंपिक होते थे ऐसे दोबारा से शुरू किए जाए, और इनके प्रयासों से 1893-94 ईस्वी में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हो गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का वर्तमान में मुख्यालय लोसाने में ही है, स्विट्जरलैंड में। लोसाने स्विट्जरलैंड में है आईओसी। तो 1893 में इनकी स्थापना हो गई, ठीक। आईओसी की लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। लोसाने में ही एफआईएच का, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वाले का भी मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। अब 1893 में इस समिति की स्थापना हो गई और इसने कहा कि अब हम ओलंपिक खेल शुरू कराने जा रहे हैं। तो इनके प्रयासों से पहली बार 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक हुए। मैं कह रहा हूं आधुनिक ओलंपिक पहले 1896 में होते हैं, और कहां पर होते हैं? एथेंस में होते हैं। एथेंस वर्तमान में ग्रीस या यूनान में पड़ता है भाई। ग्रीस का या यूनान का एक ही बात है। यहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो गया। याद रखना, पहले ओलंपिक खेल जो 1896 के थे, इसमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी में हुए, उनमें महिला भी शामिल हो गई, ठीक है। आगे बढ़े भाई। 4-4 साल के बाद पर इनका आयोजन हो रहा है। ये जो ओलंपिक खेल है, जैसा मैंने बताया, तो ओलंपिक खेलों में लगभग अगर आप पार्टिसिपेंट जो नेशंस ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 202, 203 आ जाते हैं। अब आप कहेंगे जी 202, 203 कहाँ से आ गए? इतने तो टोटल देश नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूएनओ में पर हमारा दिमाग जाता है 193 है, तो इतने सारे कहाँ से आ गए? तो उसमें याद रखना, कुछ देश ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र झंडे के नीचे पार्टिसिपेट करते हैं। वो कई सारी कहानियाँ होती हैं। तो आपको बस पूछा जाए कितने देश, तो 202 के करीब याद रखिए। आइडिया दे रहे हैं, वो हर साल का एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, एशियाई लगभग 45, कॉमनवेल्थ 72 और इसमें 202, ठीक है। इसके बाद अब जो एशियाई ओलंपिक खेल जो होते हैं, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन से पहले देखते हैं। कुछ और चीज़ें हैं पहले, जैसे आदर्श वाक्य, मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नई चीज़ है, उसको ध्यान से देखना। इसका आदर्श वाक्य शुरू से यही चला आ रहा था, लेकिन अभी जल्द ही इसका आदर्श वाक्य बदला गया। अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस के साथ कम्यूटर शब्द लगाया गया, कम्यूटर, ठीक है। अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस के साथ एक नया शब्द जोड़ा गया, कम्प्यूटर। कंप्यूटर नहीं है, कम्प्यूटर, ठीक है। अब देखिए, अल्टियस का मतलब क्या होता है? हायर। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। अब कम्प्यूटर का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, मतलब और ऊंचा, और तेज, और शक्तिशाली, एक साथ, ठीक है। तो नया शब्द जो जोड़ा गया है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, कम्प्यूटर या टुगेदर जोड़ा गया है। ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कम्प्यूटर या टुगेदर नया शब्द जोड़ा गया है, विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य हो गया। अब बात आती है, जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है तो ओलंपिक में एक मशाल जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत में एक मशाल जलाई जाती है, जिसे मशाल रिले भी कहते हैं। पूछा जाता है कि ये जो ओलंपिक मशाल है, ये सबसे पहले कहाँ जलाई जाती है? तो याद रखना, यूनान के हेरा मंदिर में। ओलंपिया पर्वत पर एक ओलंपिक्स देवी का मंदिर है, जिसे बोलते हैं यूनान का हेरा मंदिर, या एक मिनट में इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, जो मशाल जलाई जाएगी वो क्या होगी, यूनान के हेरा मंदिर में जलाई जाएगी। और उसके पश्चात क्या होगा कि वो वहाँ से स्टार्ट होकर विभिन्न देशों से होते हुए अंत में कहाँ पहुँचेगी, जहाँ पर खेलों का आयोजन हो रहा है, आयोजक देश में पहुँचेगी। ठीक है, मान लिया टोक्यो में हो रहा है तो टोक्यो में लास्ट में पहुँचेगी। समझ में आ गया, टोक्यो मतलब जापान में, कहीं भी जहाँ भी होगा वहाँ पर सबसे लास्ट में वो मशाल पहुँच जाएगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जलाई जाती है, कई बार आ जाता है ओलंपिया पर्वत पर, कई बार आ जाता है हेरा मंदिर, ऑप्शन में हेरा मंदिर भी कह देते हैं, ओलंपिया देवी का मंदिर भी कह देते हैं। ठीक है, ओलंपिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाती है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में होते हुए, और फिर क्या होता है लास्ट में कहाँ पहुँचती है, आयोजक देश में, आयोजक स्थल पर कह सकते हो आप, हेरा मंदिर या ओलंपिया देवी के मंदिर में पहुँच से शुरू होती है। इसके बाद ये जो ओलंपिक मशाल जलाई जाती है, इसकी थीम क्या है, मशाल की थीम लिख लेना, मशाल की थीम, ओलंपिक मशाल की थीम है जर्नी ऑफ हार्मोनी, जर्नी ऑफ हार्मोनी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, जर्नी ऑफ हार्मोनी ओलंपिक मशाल की थीम है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया, ओलंपिक मशाल होगी। दूसरी भाई, जब ये ओलंपिक खेल शुरू होते हैं तो जहाँ पर भी आयोजन होता है सबसे पहले क्या होता है, ओलंपिक परेड होती है। जो ओलंपिक परेड होती है उसमें क्या होता है, ओलंपिक परेड को मार्च पास्ट बोलते हैं। तो जो ओलंपिक मार्च पास्ट है या ओलंपिक परेड है, उसमें सबसे आगे कहाँ की टीम होगी, यूनान की टीम होगी, सबसे आगे होगी यूनान की टीम। ठीक है, फिर सबसे बाद में जब बात करेंगे हम, तो जो देश आयोजक है उसकी टीम होगी। मान लिया जापान में हुआ तो जापान की टीम लास्ट में होगी। अगर आगे कभी फ्यूचर में इंडिया में होता है इसका आयोजन, तो इंडिया की टीम जो मार्च पास्ट में सबसे बाद में आएगी। ठीक है, तो यूनान की टीम सबसे आगे, सबसे बाद में आयोजक देश की टीम, और बाकी जितने भी देश हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, ए से जेड की तरफ। बाकी देशों की टीम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती है, ये हर जगह लागू होता। लेकिन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में चाइना ने इंग्लिश अल्फाबेट की बजाय अपने अल्फाबेट के हिसाब से लगाया था उनको। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बुलाया, अपने अल्फाबेट के। अभी आप सोचिए कि अगर हम हिंदी के अल्फाबेट में लगाएं शब्दों को और इंग्लिश में लगाएं तो अंतर आ जाएगा। ऐसा ही चाइना ने भी किया था। जैसे मान लिया किसी का नाम है, जैसे चाइना ही है, चाइना, इंग्लिश में सी तीसरे नंबर पर आ रहा है, और हिंदी में अगर चीन लिखेंगे तो बहुत दूर है, बहुत बाद में आएगा। पहले सारे हमारे स्वर हो जाएंगे, फिर कै खे गै घे चलना शुरू होगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना ने 2008 में अपने अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया था। बाकी हर बार क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है। सबसे आगे यूनान की टीम, सबसे पीछे आयोजक देश, और बीच में सभी देश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुलाए जाते हैं। ओलंपिक मार्च पास्ट हो गया। इसके बाद ओलंपिक के ध्वज की बात आती है। तो जो ओलंपिक का ध्वज है भैया, उसमें 5 छल्ले हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं। अब जो 5 छल्ले हैं ये अलग अलग रंग के हैं, और पांचों छल्ले अलग अलग महाद्वीपों के प्रतीक हैं। देखिए, इसमें जो छल्ले हैं, इनमें जो काला छल्ला है, काला रंग है, वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। मैं सीरीज में नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको बस याद रखने हैं। काला अफ्रीका, नीला यूरोप, पीला एशिया का, लाल अमेरिका, और हरा कौन सा है, हरा रंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया। ये 5 छल्ले हैं, अलग अलग देशों के प्रतीक हैं। ठीक है, अब देखिए, देश नहीं सॉरी महादेश, महाद्वीप या महादेश कहें। एक बात बताइए, महाद्वीप तो 7 हैं, फिर 6 के यहाँ पर 5 कैसे हो गए? तो पहली बात तो ये कि एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप है, तो उसको प्रतीक में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ से तो कोई खिलाड़ी आएगा नहीं।
दूसरा महाद्वीप में आ गया, एक और कहाँ गया, तो अमेरिका महाद्वीप। याद रखिए, अभी हम महाद्वीप जब गिनते हैं 7 महाद्वीप, तो उनमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2 महाद्वीप गिनते हैं। तो इसने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीपों को एक गिन लिया है। यानी अमेरिका महाद्वीप में क्या हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको, कनाडा, तो ये नॉर्थ अमेरिका के हो गए। इधर ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, उरुग्वे, पराग्वे वगैरह, चिली वगैरह, ये सब साउथ अमेरिका के हो गए। तो सभी देशों को एक ही महाद्वीप में मान लिया गया। और बीच में कौन से वेस्ट इंडीज वगैरह जो होते हैं, जिन्हें कैरिबियन द्वीप समूह बोलते हैं, वो सारा का सारा इसी में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 5 ओलंपिक खेलों के ध्वज में कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। कौन सा छल्ला किसका है, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक, जब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में, तो ओलंपिक खेल 4 साल बाद होते हैं, और 2 जो ओलंपिक होते हैं, मतलब 2 ओलंपिक के बीच का जो टाइम होता है उसे ओलंपियाड बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब तक के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हुआ। चौथी बार अभी हो चुका था, लेकिन करा दिया आयोजन, वो अलग बात है। तो कब कब हुआ देखिए, 1916 का जब ओलंपिक आया तो पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, इसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। जब 1940 आया और 1944 आया तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था भाई, इसमें भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। तो अब तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण 1916 में, और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 40 और 44 में। ठीक है। एक बात और, ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। याद रखना, कौन से महाद्वीप में नहीं हुआ, अफ्रीका में नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर पूछे कि कौन से शहर ने सबसे ज्यादा किया, लंदन ने किया। ओके, ओलंपिक खेलों में पदक की बात करें तो ओलंपिक खेलों का पदक में सबसे पहला पदक जो मिला, सबसे पहला गोल्ड मेडल जेम्स कोनोली थे, अमेरिका के एथलीट थे जेम्स कोनोली। इन्होंने सबसे पहला पदक जीता, और ये कौन से थे, ट्रिपल जंप में थे, तिहरी कूद बोलते हैं जिसे। तो ट्रिपल जंप के खिलाड़ी थे जेम्स कोनोली, पहले ओलंपिक मेडलिस्ट माने जाते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं, तो अमेरिका के खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका के तैराक हैं, स्विमर हैं। ठीक है, तैराकी से संबंधित है माइकल फेल्प्स। इन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं, इनके नाम 28 पदक है। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, 28 पदक है जिनके नाम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद अगर पूछे सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है, तो भाई याद रखना, ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश है अमेरिका अभी तक। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत ने ओलंपिक खेलों में कैसा मतलब प्रदर्शन किया है, तो आ जाते हैं भैया, इसको आप सीरियसली धीरे धीरे नोट करेंगे। ओलंपिक में भारतीय पदक की बात करें, भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल 35 पदक जीते, जिनमें 2 नॉर्मन प्रीचर्ड के भी शामिल हैं। 2 पदक नॉर्मन प्रीचर्ड ने जीते हैं। अब ये जो नॉर्मन प्रीचर्ड थे, इनके जो पदक हैं इन पर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब भारत इन्होंने हिस्सा लिया तो ये भारत में रह रहे थे, लेकिन अंग्रेज थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज कहते हैं कि ये इंडियन नहीं है और भारतीय कहते हैं ये इंडियन है, तो ये कंट्रोवर्सी है। अगर इन 2 को हटा भी दें तो भारत के कुल 33 पदक हैं, 33 मेडल हैं। ठीक है, इनमें से भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल 12 पदक जीते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, इस बार का एक लगाकर कुल 12 पदक जीते हैं भारत ने ओलंपिक हॉकी में, जिनमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य हैं। 8 गोल्ड मेडल है हॉकी में, 1 रजत है और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब यहां तक रखिए, ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किए, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने। तो भारत ने अगर पूछा जाए कुल कितने पदक जीते हैं, 35, नॉर्मन प्रीचर्ड के नहीं शामिल करे 33। भारत ने ओलंपिक खेलों में कुछ कितने गोल्ड जीते हैं, 10, जिनमें से 8 हॉकी में और 2 व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत में अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, इसी बार के हैं नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक हॉकी में कुल 12 पदक जीते हैं इंडिया ने, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
ओलंपिक में भारतीय पदक की बात करें तो सबसे पहला पदक भारत ने, नॉर्मन प्रीचर्ड को हटा देते हैं, 1920 में जीता था नॉर्मन प्रीचर्ड ने, उनको हटाकर करते हैं। दौड़ में जीता थे 2 पदक उन्होंने। तो भारत ने पहला पदक जीता 1952 में, हेलसिंकी में ओलंपिक हो रहे थे ये, और उस समय केडी जाधव थे भारत के, कुश्ती में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो 1952 में केडी जाधव ने हेलसिंकी कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैं फिर से एक मिनट माइक सही कर लें। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला पदक 1952 केडी जाधव ने कुश्ती में जीता। 1952 से 1996 तक भारत के अगर पदक देखें तो हॉकी में चल रहे थे, क्योंकि 1980 में भी पदक जीता था इंडिया ने, 68 में, 60 में, ये कई सारे पदक जीते थे हॉकी में। अगर हॉकी को छोड़ दें तो भारत का खाता जो बिल्कुल सूना चल रहा था 1952 से। 1996 में अटलांटा ओलंपिक होते हैं और इसमें भारत को एक पदक मिलता है, लिएंडर पेस दिला देते हैं। ठीक है, लिएंडर पेस 1996 में अटलांटा ओलंपिक टेनिस में कांस्य पदक मिलता है। ठीक है, 1996 में। 1996 के बाद हर बार इंडिया के खाते में पदक आ रहे हैं। तो आप सोचिए 52 से 96 तक 44 वर्षों तक भारत के व्यक्तिगत पदक 0 रहे ओलंपिक खेलों में, लगातार 44 वर्षों तक। समझ कर देखिए कितनी बड़ी बात थी। और उसके बाद लगातार भारत का प्रदर्शन सुधरता जा रहा है ओलंपिक खेलों में। आगे बढ़ते हैं। तो 1996 में अटलांटा ओलंपिक टेनिस में कांस्य पदक जीता। फिर सन 2000 आ गया, कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी हमारी वेट लिफ्टर, ठीक है, कांस्य पदक जीतती हैं और ये भारत की पहली महिला बनती हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली। कर्णम मल्लेश्वरी, विशेष ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। ठीक है, सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतते हैं, भारत का पहला सिल्वर मेडल। कांस्य से सिल्वर पर चले गए हम, निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। 2004 में आप ये भी ध्यान रखना है, मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद 2004 के बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक होते हैं और भारत को टोटल 3 पदक मिलते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को 3 पदक मिलते हैं। सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक जीतते हैं, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतते हैं और भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा जीतते हैं बीजिंग ओलंपिक सन 2008 में। ठीक है, कोई क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ की बात करें तो यहाँ तक एक सिल्वर एक गोल्ड आया है, बाकी ब्रॉन्ज चल रहे हैं, हॉकी को छोड़कर बात चल रही है। 2008 के बाद बात आती है 2012 की। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के टोटल 6 पदक आपके सामने लिखे हुए हैं। सुशील कुमार कुश्ती में रजत जीतते हैं और ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने 2 पदक जीते ओलंपिक में, 2 पदक, व्यक्तिगत 2 पदक, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर। विजय कुमार निशानेबाजी में रजत पदक जीतते हैं, गगन नारंग निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतते हैं, योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक जीतते हैं, मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतती है और साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतती है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास बैडमिंटन का भी खाता खुल गया। हम कुश्ती और निशानेबाजी में काफ़ी लंबे समय से कई सारी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ बैडमिंटन में चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया आगे बढ़ रहा है अब यहाँ पर, और यहाँ से शुरुआत होती है बैडमिंटन में भारत में सुधार की। अब तो बैडमिंटन में हर जगह हम पदक के दावेदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया 2012 लंदन ओलंपिक। इसके बाद 2016 रियो डी जेनेरो में पीवी सिंधु बैडमिंटन में दोबारा रजत जीतती है। ठीक है, साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद 2 पदक आ गए, बैडमिंटन में भी हो चुके हैं, कुश्ती में तो चल ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक लेटेस्ट। ठीक है, ये आप जानते हैं कि 21 में हुए, 20 के थे, 21 में हुए। तो मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत जीतती है। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में 2 पदक देख लीजिए, पीवी सिंधु के नाम हो गए हैं। तो अब सुशील कुमार और पीवी सिंधु 2 ऐसे खिलाड़ी हो गए जिन्होंने 2-2 पदक जीत रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक। ये भी ध्यान रखना किसने रजत जीता है, किसने कांस्य जीता है।
ठीक है। रवि दहिया सिल्वर पर, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज है, रवि दहिया सिल्वर है, नीरज चोपड़ा कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड मेडल जीता भाई। पुरुष हॉकी में कांस्य पदक। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कुल हमने जो 12 पदक जीते हैं हॉकी में, वो सभी के सभी पुरुष हॉकी में जीते हैं। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पदक से चूक गए। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था महिला हॉकी खिलाड़ियों ने, महिला हॉकी टीम ने, लेकिन पदक से चूक गए, वो अलग बात है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी आपको ओलंपिक में भारत का क्या रहा, और ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेल टोटल क्या है। ठीक है भाई, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके में आपको ऐसी चीज़ें दे दें जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज मिल जाए। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए, और कम से कम इन पदकों की बात करें। ओलंपिक पदक में तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा काम ये है कि आप देखेंगे कि ओलंपिक पदक में किस खेल में किसने पदक आए हैं अब तक। आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप खुद लगाएंगे क्योंकि आपके पास पूरी लिस्ट है। तो अलग अलग खेलों में, इस पे खेल में इतने टोटल पदक, इस खेल में टोटल इतने पदक। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर? ओके जी। तो भैया जी, हमारी स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 हो गया है। स्टैटिक जीके पार्ट 3 के साथ आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।